दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों को। और ये जो है आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर के उन बेसिक क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा जो कि कंप्यूटर के पार्ट से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से, जो भी कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसमें क्या-क्या पार्ट जुड़े होते हैं और किन-किन उसको आवश्यकता होती है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन जो है आपको आने ही चाहिए। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इस सभी के लिए जो है सफिशिएंट होंगे, कभी के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कहीं से मैंने क्वेश्चन उठा लिया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को ही मैंने शामिल किया है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही आप लगातार वीडियो देख रही है, सारे टॉपिकों को हमारा कवर करने का प्लान है। अभी एक पिछला वीडियो हुआ है जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित था, और ये टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। इसके बाद हम बड़े-बड़े टॉपिक जो है मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब से संबंधित प्रश्नों को हम करवाएँगे। तो लगभग सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें और साथ में आप लाइक शेयर भी इसे करते रहें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम लगातार आप सबके लिए काम करते रहें। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो फर्स्ट प्रश्न लिया गया है उसको देखेंगे कि फर्स्ट प्रश्न के अंतर्गत शामिल है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। तो कंप्यूटर का जो शब्द कंप्यूटर है, ये लिया गया है लैटिन भाषा से। इसको आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह है लैटिन भाषा से। हालांकि बहुत ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। फिर है कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणनाकर्ता, कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द का मतलब होता है कैलकुलेट करना, अर्थात गणना करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। इनका नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो इसको बहुत याद रखिए कि अगर परीक्षा पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। फिर आता है कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो मशीन बनाई गई थी जिससे कंप्यूटर का आविष्कार जो प्रारंभ हो जाता है, वो थी एनालिटिकल इंजन। पहली बार एनालिटिकल का इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया जाता है। यहीं से फिर कंप्यूटर की प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक भी किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। ये एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे जिन्होंने जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत जो सीपीयू होता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला भाग होता है, इसको क्या है कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है क्वेश्चन एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। तो एएलयू यह सीपीयू का ही पार्ट होता है। सीपीयू में कुल 3 पार्ट होते हैं, एयू, एएलयू, फिर एएमयू। एएलयू, एमयू और एयू, तो ये 3 पार्ट होते हैं जो कि क्या है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो गणितीय और तार्किक कार्यों के लिए उपयोग होता है, वो है एएलयू। एमयू जो होता है वो मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी से संबंधित होता है। और एक होता है एयू। फिर नेक्स्ट आते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर में मुख्य 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो पहले भी किसी भी डाटा को जो है कंप्यूटर में जो दिया जाता है वो इनपुट कहलाता है। फिर जब डाटा प्रोसेस किया जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसे प्रोसेस। और फिर बाद में जो आउटपुट परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट और प्रोसेस, फिर आउटपुट। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी टेक्निक थी। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में जब हमने जनरेशन संबंधित प्रश्नों को करवाया था, तो उसमें करवाया था कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी तकनीक प्रयोग हुई है, तो वो है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड पीढ़ी में कौन सी टेक्निक प्रयोग हुई, तो सेकंड पीढ़ी में आती है ट्रांजिस्टर। सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार होता है। फिर आता है थर्ड पीढ़ी में। तो थर्ड पीढ़ी में प्रयोग तकनीक थी इंटीग्रेटेड सर्किट, अर्थात आईसी। थर्ड पीढ़ी में जो है आईसी का आविष्कार हो जाता है 1971 में। तो थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग प्रारंभ होता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब,
सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में क्या आ जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर क्वेश्चन है कि चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीक थी, तो फोर्थ पीढ़ी में तकनीक आती है माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ पीढ़ी में कौन सी तकनीक आती है, तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है कि पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक है, पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक आती है, पांचवी पीढ़ी की तकनीक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम एआई का एआई किस किस जनरेशन की जो है टेक्निक है, तो वो है फिफ्थ जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है इसको मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, वो होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट है बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में कुल 8 बिट होते हैं। एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो एक केबी में होते हैं 1024 बाइट। एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट। फिर नेक्स्ट है एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो एक मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी अर्थात 1024 किलो बाइट के। नेक्स्ट आता है एक जीबी बराबर कितना होता है, तो एक जीबी बराबर होता है 1024 मेगाबाइट अर्थात 1024 एमबी के। एक टेराबाइट एक टीबी के बराबर होता है 1024 गीगाबाइट अर्थात 1024 जीबी। फिर है कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है रैम में। नेक्स्ट है रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम का पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर है रोम किस प्रकार की मेमोरी है, रोम मेमोरी है जो है कि स्थायी परमानेंट मेमोरी है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है, रोम होती है परमानेंट मेमोरी, जबकि जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम जो होती है वो वोलेटाइल है अर्थात अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। फिर है बायोस, बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर में दो प्राथमिक मेमोरी होती है, दो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिनका नाम है रैम और रोम। रैम और रोम जो है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। फिर है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क। फिर नेक्स्ट है हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क में क्या है, डाटा स्टोर होता है। यह क्या है, एक तरह की स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करती है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पेन ड्राइव किस पोर्ट से जुड़ी होती है। पेन ड्राइव को हम किससे जोड़ते हैं, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट से जो है पेन ड्राइव को जोड़ा जाता है, यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट है कि माउस किस प्रकार की डिवाइस है, जो माउस होता है वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इसमें डाटा को हम इंटर करते हैं, तो यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। फिर आता है प्रश्न कि कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड भी जो है एक इनपुट डिवाइस है, इसमें भी डाटा को जो है इंटर किया जाता है इससे। फिर है मॉनिटर, मॉनिटर के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह जो भी हम डाटा देते हैं उसको जो है प्रदर्शित करने, उसको डिस्प्ले करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर यह हमें रिजल्ट देने का कार्य करता है। तो प्रिंटर क्या है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर से किसी भी इमेज को, पिक्चर को जो है इंसर्ट किया जाता है, तो इसके लिए क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। प्लाटर, प्लाटर भी होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसके लिए होता है, तो प्लाटर का उपयोग किया जाता है ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए। ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए जो है प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि बार कोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है। बार कोड रीडर जो है यह एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन क्या है, तो टच स्क्रीन ये टच स्क्रीन के बारे में आप इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिए कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में कार्य करती है। फिर है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का हिस्सा है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम बताए चुके हैं कि फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आने वाली तकनीकी थी। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का जनक कौन है। माइक्रो प्रोसेसर के जनक हैं टेड हॉग।
टेड हॉफ जो हैं माइक्रो प्रोसेसर के जनक हैं। फिर है सबसे छोटा मेमोरी यूनिट क्या है, तो सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है बिट, बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम किस पर आधारित होते हैं, बाइनरी सिस्टम में आधारित होते हैं 0 एंड 1 पर। कंप्यूटर जो होता है जीरो और 1 की भाषा को समझता है। 0 का मतलब होता है आप और 1 का मतलब होता है ऑन। तो कंप्यूटर जो है इसी भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को, जो किस पर आधारित होती है 0 एंड 1 पर। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर की कौन सी भाषा है, मशीन भाषा, जिसको बाइनरी भाषा भी कहते हैं। मशीन भाषा को और क्या कहा जाता है, तो मैंने बता दिया है कि मशीन भाषा को कहा जाता है बाइनरी भाषा। असेंबली भाषा में किसका प्रयोग होता है, तो जो असेंबली भाषा होती है इसमें प्रयोग किया जाता है न्यूमोनिक कोड का। असेंबली भाषा में न्यूमेनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है सी, जावा और पाइथन। सी, जावा और पाइथन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज किसका उदाहरण है, विंडोज उदाहरण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज किसका उदाहरण होता है, तो विंडोज एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर नेक्स्ट है कि लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स जो है यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तो कौन है, लाइनक्स जो है यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है एम एस वर्ड किसका उदाहरण है, एम एस वर्ड क्या है, यह एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में डेटा कहाँ रखा जाता है, तो एम एस एक्सेल में डाटा को रखते हैं सेल्स में। जो एम एस एक्सेल होता है वो कुछ इस तरह से जो है एरो के द्वारा जो है घिरा होता है और इसके बीच में जो है ये जो डिब्बे बने होते हैं, खाने बने होते हैं, ये खाली जगह होता है, यहीं पर जो है डाटा को स्टोर किया जाता है। एम एस एक्सेल में मुख्य रूप से मैथमेटिक कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट जो है इसका उपयोग किस में होता है, तो एम एस पावर पॉइंट में प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों क्या है जो है एम एस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फिर है नेक्स्ट इंटरनेट के जनक कौन है, तो फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो है विंटन सर्फ, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। फिर है WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में 1989 में जो है टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है ईमेल का आविष्कार किसने किया, ईमेल के आविष्कारकर्ता थे रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन के द्वारा जो है ईमेल का आविष्कार किया गया है। फिर है ईमेल में डबल सी का क्या अर्थ होता है, ईमेल में डबल सी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में डबल सी का अर्थ क्या होता है, कार्बन कॉपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं, तो आईपी एड्रेस में दो टाइप होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 में जो है 32 बिट होते हैं जबकि IPv6 में 128 बिट होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो 32 और IPv6 में जो है 128 बिट होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि वेब ब्राउजर के उदाहरण बताइए। वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं क्रोम होता है, फायरफॉक्स है, मोजिला है। तो क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर हैं। सर्च इंजन के एग्जांपल हैं जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडकगो है। गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो होते हैं ये सर्च इंजन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP का फुल फॉर्म होगा। फिर है HTTPS में, HTTPS में जो है S का क्या अर्थ होता है, तो S का अर्थ होता है सिक्योर। HTTP का फुल फॉर्म तो यही होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का अर्थ हो जाएगा सिक्योर। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ये कई कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है, कई कंप्यूटरों को आपस में जुड़ाव से जो है कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैन का पूरा नाम क्या होता है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का
बैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो कम कम एरिया के लिए नेटवर्क बनाया जाता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन कहते हैं। जो बहुत बड़े लेवल पर इंटरनेट पहुंचाने का कार्य किया जाता है उसके अंतर्गत बैन का प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम क्या होता है? तो मैट जो है ये बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य होता है, तो इसको उसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मॉडेम का कार्य क्या होता है? मॉडेम का कार्य होता है डाटा का मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करना। डाटा को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करने का कार्य कौन करते हैं? मॉडेम। फिर है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जो है मॉडेम का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरस जो होते हैं यह एक तरह के अवांछित हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर है एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एंटीवायरस का प्रयोग होता है किसके? वायरस से बचाने के लिए। नेक्स्ट है फाइल का एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? जो भी फाइल के बाद जैसे जेपीईजी होता है, पीएनजी होता है, इस तरह के जो डॉट के बाद शब्द जुड़े होते हैं उनको फाइल एक्सटेंशन बोला जाता है। तो ये फाइल के प्रकार को, फाइल किस टाइप की होगी, ये प्रकार को दर्शाते हैं कौन? फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट है जैसे इसमें दिया गया है कि डॉट डॉक्स। तो डॉट डॉक्स किस सॉफ्टवेयर की फाइल है? तो ये डॉट डॉक्स अगर लगा है तो ये मतलब एमएस वर्ड की फाइल होती है। डॉट एक्स डॉट एक्स ये जो फाइल होती है यह एमएस एक्सेल की फाइल होती है। डॉट पीपीटीएक्स जो होता है यह होता है एमएस पावर पॉइंट की फाइल। फिर है डॉट ईएक्सई फाइल क्या है? डॉट ईएक्सई लगा है मतलब ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। डॉट ईएक्सई एग्जीक्यूटेबल फाइल का एग्जाम्पल है। फिर है बैकअप का क्या अर्थ होता है? बैकअप का अर्थ होता है डाटा की प्रतिलिपि तैयार करना। डाटा को जो है किसी अन्य डिवाइस में जो है सेव करके रखना, यही क्या है? डाटा का बैकअप कहलाता है। रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? रिसाइकल बिन का उपयोग होता है डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से रखना। डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से रखने का कार्य किसमें होता है? रिसाइकल बिन में होता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सा संयोजन है? तो शॉर्टकट बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से जो है किसी भी फाइल को जो है शॉर्टकट के रूप में सेव किया जा सकता है। फिर है कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी। पेस्ट करने की शॉर्टकट की, पेस्ट करने के लिए होती है शॉर्टकट की होती है कंट्रोल भी। कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। अंडो के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि अंडो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल जेड। सेव करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। नेक्स्ट आता है कि रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है F5। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या है? प्रिंट किया जा सकता है। कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाला भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर की स्पीड को प्रभावित करने वाला मुख्य जो पार्ट होता है वो होता है प्रोसेसर। कंप्यूटर में बायोस कहाँ रहता है? तो बायोस जो है वो रहता है रोम में। रीड ओनली मेमोरी में सेव होता है कौन? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। फिर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहाँ रहती है? कैश मेमोरी होती है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है कैश मेमोरी होती है। कंप्यूटर का आउटपुट क्या हो सकता है? कंप्यूटर का आउटपुट रिपोर्ट ग्राफ चित्र जो है ये सभी आउटपुट के रूप में हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग होता है अनुसंधान कार्यों में, रिसर्च के कार्यों में जो है, अनुसंधान कार्यों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसको सीडेक पुणे के द्वारा तैयार किया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर को विकसित करने वाली संस्था इंस्टीट्यूशन कौन सी है? भारत में जो सीडेक पुणे में स्थित है, सीडेक पुणे के द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर बनाने का कार्य किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, CDAC का पूरा नाम क्या होता है? CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है CDAC का फुल फॉर्म है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? भारत में पहले सुपर कंप्यूटर के जनक थे भारत में पहले सुपर कंप्यूटर के जनक जिनका नाम है विजय भटकर। विजय भटकर के द्वारा जो है भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सुपर कंप्यूटर का आविष्कार होता है 19वीं सदी में। 19वीं शताब्दी में जो है कंप्यूटर का आविष्कार प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड है। तो आज के कंप्यूटर किस भाषा में काम करते हैं? तो आज का कंप्यूटर कार्य करता है बाइनरी भाषा पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI से संबंधित कार्यों को करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर है रोबोटिक्स किससे संबंधित है? रोबोटिक्स का संबंध है स्वचालित मशीनों से, जो ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करने का कार्य करेंगी, उन्हीं को कहा जाता है रोबोटिक कहा जाता है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? तो कंप्यूटर का उपयोग तो दुनिया के सभी क्षेत्रों में वर्तमान में किया जा रहा है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लगातार वीडियो देखते रहिए, आपकी तैयारी जरूर अच्छी होती जाएगी। और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसको पूरा हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।